आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया था, तो जरा इसके बारे में देखते हैं। तो जरा देखो आप कि ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती क्यों है? तो महंगाई या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर देखो आप कि ये इन्फ्लेशन, ये महंगाई होती क्या है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास अगर देखा जाए कि हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी, अगर देखो आपकी जीडीपी जो है हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी अगर 100 रुपए की है और आरबीआई क्या करती है 105 रुपए मार्केट में जारी कर देती है, तो हमारी पूरी इकॉनमी है 100 रुपए की, आरबीआई जारी कर देती है 105। तो ये जो 5 रुपए का गैप है बच्चे, यही 5% कहलाती है महंगाई, या इसको इंग्लिश में कही जाती है इन्फ्लेशन। इस पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये पूरा का पूरा फंक्शन बनाया गया है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मुद्दा यह होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी हर कितने समय पे रिव्यू की जाती है? तो 2 मंथ पे, हर 2 मंथ पे आरबीआई इसको रिव्यू करती है। हर 2 महीने पे आरबीआई फिर से मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करती है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई किसी देश के लिए बहुत बड़ा इशू होता है, तो मार्केट में कितना पैसा जाना है और नहीं जाना है, आरबीआई इसके माध्यम से ध्यान रखती है। तो हर 2 महीने पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करती है। जैसे साल 2022 का मॉनेटरी पॉलिसी जो रिव्यू किया गया था, अभी 5 दिन पहले किया गया। दूसरा अगर मुद्दा देखा जाए करंट का, कि ये सारे पॉइंट, जैसे आपने देखा कि मौद्रिक नीति, एक तरफ मैंने बताया क्वांटिटेटिव इंडेक्स मात्रात्मक नीति, और दूसरी तरफ मैंने बताया क्वालिटेटिव इंडेक्स गुणात्मक नीति। इधर के जितने पॉइंट हैं ये बाजार में इन्फ्लेशन को डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, और ये जो पॉइंट है ये गरीबों और किसानों के लिए लाभ की नीति है, ये महंगाई को इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी एक मात्रात्मक नीति नहीं है। तो इधर के सारे पॉइंट को आप रट के रखना, इसके अलावा बच्चे कोई पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा एक मात्रात्मक दर नहीं है? ऑप्शन दे देगा बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, और इधर का पॉइंट दे देगा मार्जिन रेशियो। तो हमें क्या है, इन पॉइंट्स के अलावा कोई भी एक पॉइंट हो तो हटा देना है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना आप। अब जरा देखो कि 10 दिन पहले डेटा देख लो, क्योंकि ये एग्जाम में आपको अगर किसी बच्चे का 1-2 महीने में एग्जाम है तो वहां पूछा जाएगा, ये श्योर है। अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में रेपो दर क्या है, बैंक दर क्या है, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में दर क्या है इसको देख लो। अभी प्रेजेंट टाइम में आरबीआई ने 2 दिन पहले रेपो रेट को डिसाइड किया है 4%, 4% वर्तमान में हमारा रेपो दर है। अब अगर देखो आपकी रिवर्स रेपो दर अभी प्रेजेंट टाइम में है 3.35%। ध्यान रखना बच्चे, ये एक्चुअल डेटा है 4 दिन पहले का। फिर अगर देखो आपकी बैंक दर, बैंक रेट, देखो एक चीज ध्यान रखना कि जितनी रेपो रेट होती है, बैंक रेट ऑटोमेटिक उससे 0.25% ज्यादा होगी। तो बैंक दर कितना हो जाएगा 4.25%। तो जितना रेपो दर है, रेपो दर 4% है, तो बैंक दर कितना हो जाएगा 4.2%। इसके बाद आगे एक पॉइंट मिलेगा आपको एमएसएफ। एमएसएफ को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीमांत सुविधा दर। जितना बैंक दर होता है उतना ही होता है एमएसएफ, तो यह भी हो जाएगा 4.25%। तो मैंने क्या बता दिया, वर्तमान में रेपो दर कितना है 4% और रिवर्स रेपो दर है 3.35%। जितना रेपो दर होगा बैंक दर उससे 25% ज्यादा होती है, तो बैंक दर कितनी हो जाएगी 4.25%, और जितना बैंक दर होता है उतना ही होता है एमएसएफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4.25%। ठीक है, तो ये तो हो गया रेट की बात, क्योंकि हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग इन पॉइंट्स, तो एक एक करके अब ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन पूछूंगा सभी से और लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कराना है, तो बारी सबकी आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी।
अब क्वांटिटेटिव इंडेक्स क्या होता है? यह बाजार पे सीधा फर्क डालेगी, यह बाजार पे सीधा फर्क डालेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं मात्रात्मक नीति। अब पहला पॉइंट देख लेते हैं, बैंक दर। बैंक रेट क्या होता है? मान लो कि मैं आरबीआई हूं और आप जहां बैठे हो अपने आप को मान लो बैंक। देखो इस पूरे खेल में आम जनता नहीं है, सिर्फ आरबीआई और बैंक। तो मैं मान लो कि आरबीआई हूं और आप हो बैंक। तो आरबीआई जिस दर पे अन्य बैंकों को दीर्घकाल का ऋण देती है, लॉन्ग टर्म लोन देती है, वो क्या कहलाएगा? बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या हो गया? दीर्घकाल का हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। बैंक दर क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म हो जाएगा, दीर्घकाल का होगा। और यह दीर्घकाल कितने समय का होता है? 91 टू 365 डेज। एक साल तक 91 डेज से लेके 365 डेज का जो लोन होगा आरबीआई बैंकों को जिस दर पे देगी वो कहलाएगा बैंक दर। क्लियर है सबको? ठीक है, अगर क्लियर है तो यस कर दो जल्दी। दूसरा पॉइंट क्या आता है? रेपो रेट। आरबीआई जिस दर पे अन्य बैंकों को अल्पकाल का ऋण देती है, मैं मान लो आरबीआई हूं, आप बैंक हो, आरबीआई जिस दर पे बैंकों को अल्पकाल का ऋण देती है उसे क्या बोलेंगे? रेपो रेट। तो यह क्या हो जाएगा? रेपो रेट अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म का लोन हो जाएगा, अल्पकाल का। तो बैंक रेट क्या हो गया? दीर्घकाल। रेपो रेट हो गया अल्पकाल का। तो मैं अगर आरबीआई हूं, आपको दीर्घकाल का लोन दे रहा हूं तो कहलाएगा बैंक दर। मैं आरबीआई बैंकों को अल्पकाल का लोन दे रहा हूं तो क्या कहलाएगा? रेपो रेट। और यह कितने दिन के लिए होगा? 2 से लेकर 90 दिन का ऋण होता है ये। क्लियर? तो 2 से लेकर 90 दिन का दर हो जाएगा रेपो दर, और 91 टू 365 डेज का लोन हो जाएगा बैंक रेट। तो मैंने क्या बता दिया? आरबीआई जब बैंकों को दीर्घकाल का ऋण देती है तो कहलाता है बैंक दर, और आरबीआई बैंकों को अल्पकाल का ऋण देगी तो कहलाएगा रेपो दर। रेपो दर होगा 2 से लेकर 90 दिन और बैंक दर होता है 91 टू 365 डेज। क्लियर सबको? ठीक है, इसके बाद आता है रिवर्स रेपो दर क्या होती है। तो रिवर्स रेपो दर क्या होगी? मान लो मैं आरबीआई हूं, आप हो बैंक। आरबीआई जिस दर पे बैंकों से खुद ऋण लेती है, आरबीआई बैंकों से जिस दर पे खुद ऋण लेगी वो क्या कहलाएगा? रिवर्स रेपो रेट। अब जरा देखो आप, रेपो और रिवर्स रेपो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही क्या होता है? अल्पकाल का होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। दोनों ही 2 से 90 दिन का होगा। तो आरबीआई जब बैंकों को ऋण देती है, आरबीआई जब बैंकों को ऋण देगी तो क्या कहलाएगा? दीर्घकाल का बैंक दर। आरबीआई जब बैंकों को अल्पकाल का ऋण देगी तो क्या कहलाएगा? रेपो रेट। और जब खुद लेगी तो क्या कहलाएगा? रिवर्स रेपो रेट। और अल्पकाल का ऋण होगा 2 से लेके 90 दिन का। अब जरा इन पॉइंट्स को हम देख लें कि मैंने आपसे क्या बता दिया, बैंक दर क्या होती है। यह एक ऐसी दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकाल का ऋण देती है। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकाल का ऋण देगी। रिवर्स रेपो रेट यह एक ऐसी दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से अल्पकाल का ऋण खुद लेती है। अब जरा इस पॉइंट को देखो, अगर आपसे पूछा जाए, अक्सर करके सीजीएल की एग्जाम में पूछा जाता है, भाई बैंक दर जब से आरबीआई बना है उसी दिन से बैंक दर शुरू होगी। लेकिन अगर पूछ दिया जाए रेपो दर की शुरुआत पहली बार कब हुई, तो यह हुई थी दिसंबर 1992 में। दिसंबर 1992 में पहली बार रेपो दर को लाया गया था। और जल्दी बच्चे, जिन बच्चों को पता है जल्दी जवाब दे दो, रिवर्स रेपो दर की शुरुआत कौन से ईयर में हुई? जल्दी, समय कम है। बहुत अच्छा बच्चे, जल्दी ये बता दो, रिवर्स रेपो दर पहली बार इंडिया में कब लाया गया? जल्दी, समय कम है। जल्दी बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रिवर्स रेपो दर पहली बार लाया गया था
नवंबर 1996 में, पहली बार दिसंबर 1992, और अगर देखा जाए रिवर्स रेपो दर कब लाया गया, पहली बार नवंबर 1996 में। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। बैंक दर क्या है? ऐसी दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकाल का ऋण देती है। रेपो रेट, आरबीआई जिस दर पे बैंकों को अल्पकाल का ऋण देगी। रिवर्स रेपो दर, आरबीआई जिस दर पे बैंकों से खुद ऋण लेती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आई थिंक सभी को क्लियर है। तो यहां 3 पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट पे हम आते हैं सीआरआर और एसएलआर पे। ठीक है, तो अगर देखो कि सीआरआर और एसएलआर अगर देखो तो इसका मतलब क्या होता है। अगर हम देखें, मान लो कि आप बैंक हो, आपके पास टोटल पैसा, आप एक बैंक हो, आपके पास टोटल पैसा आरबीआई कहती है इसको मान लो 100, जितना पैसा आपके पास टोटल है उसको मान लो 100, और इस 100 का 4% आप आरबीआई के पास रिजर्व रख दो। जैसे अगर आप अपने आप को बैंक मान लो, आपके पास जितना पैसा कस्टमर का आया उस पूरे पैसे को आप 100 मान लो और उसका 4% मेरे पास रिजर्व रख दो, तो वो कहलाएगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। क्लियर सबको कि बैंक अपने टोटल पैसे का जितना पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रखती है उसको बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, और वर्तमान समय में ये 4% ही है। फिर आरबीआई क्या कहती है कि भाई अपने टोटल पैसे को मानो 100, अपने टोटल पैसे को आप मानो 100, 4% तो आरबीआई के पास रख दिया। आरबीआई ने कहा कि 100 रुपए का 18% आप खुद के पास रखो। 100 का 4% बैंक को रखना आरबीआई के पास, तो कहलाया सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो। अब आरबीआई कहती है 100 का 18% आप रखोगे खुद के पास। ठीक है, वो कहलाएगा एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता, वैधानिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो टोटल पैसे को मान लिया बैंकों ने 100 और 100 का 4% रखते हैं आरबीआई के पास, तो कहलाया नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। और टोटल पैसे का 18% बैंक अपने पास खुद रखते हैं तो कहलाता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। अब जरा देखो, एक पॉइंट और अंतर बता देता हूं, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। तो सीआरआर की शुरुआत पहली बार 1962 में हुई। सीआरआर की शुरुआत पहली बार 1962 में हुई। क्लियर है सबको? एक पॉइंट और है कि सीआरआर सिर्फ नगद में रखा जाता है और आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं देती। आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं देती। ठीक है, तो बैंकों का कितना नुकसान हो जाता है। मान लो कि आप बैंक हो, आपके पास खुद का पैसा थोड़ी है, कस्टमर का पैसा है। ठीक है, और आपने क्या किया, इस पैसे को आरबीआई के पास रिजर्व रख दिया। खुद का पैसा तो है नहीं आपका, आपने आरबीआई के पास रिजर्व रख दिया और मैं आरबीआई हूं, मैं आपको कोई ब्याज नहीं देता। ठीक है, तो यह कहलाएगा सीआरआर। ठीक है, और जो एसएलआर होता है, आरबीआई कहती है कि भाई अपने पास चाहे तो नगद में रख लो, गोल्ड में रख लो, चाहे बॉन्ड में रख लो। आगे बच्चे मैं अभी कुछ देर बाद बताऊंगा कि यह बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं प्रतिभूतियां। बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिभूति। बॉन्ड क्या होता है अभी कुछ देर बाद बताऊंगा मैं। तो जरा सोचो कि सीआरआर सिर्फ नगद में रखा जाता है, एसएलआर नगद, सोना तथा बॉन्ड किसी भी रूप में रखा जाता है। और वर्तमान समय में सीआरआर है 4%, एसएलआर है 18%। यहां तक क्लियर है सब बातें, कोई डाउट तो नहीं होगा। अब जरा देखो कि अगले पॉइंट पे आते हैं।
आप बोलोगे कि सर बैंक के पास जरा जो पैसा है आरबीआई उस पर कुछ ब्याज नहीं देता, ठीक है, तो बैंक को तो बड़ा नुकसान हो जाता होगा। लेकिन जरा सोचो कि यह पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि मैं बैंक हूं, मैं तो चाहूंगा कि मेरा सारा पैसा लोन में चला जाए बाजार में, भाई मुझे तो ब्याज मिलेगा। अब मेरे पास आपसे कुल 100 रुपए आए सारे कस्टमर से, और मैंने क्या किया, 100 का 100 मार्केट में रिजर्व रख दिया। आप में से 4 कस्टमर मेरे पास आए, बोले कि भाई मेरा पैसा आज दो, मैं नहीं दे पाया। जाहिर सी बात है कि 10 कस्टमर और आ जाएंगे कि लगता है बैंक दिवालिया होने वाला, भाई इससे पैसा निकाल लो। मैं दिवालिया नहीं हूं तो हो जाऊंगा, क्योंकि यह काम बड़ा विश्वास का काम है। यह काम बड़े विश्वास का काम है, बैंकिंग का काम, क्योंकि बैंक के पास अगर सब पहुंच जाए कि मेरा पैसा तो बैंक ऑटोमेटिक दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, हमारे इंडिया में जब 2008 में दुनिया में मंदी आई, ध्यान रखना बच्चे, जो भी पॉइंट मेरे मुंह से निकलता है वो करंट अफेयर से रिलेट होता है। आपसे पूछा जाए कि मंदी कब आई थी दुनिया में अभी लेटेस्ट, तो 2008 में अमेरिका से सब प्राइम संकट आया था। ठीक है, और पूरी दुनिया के बाजार दिवालिया हो गए। एक दिन अचानक एक न्यूज आई कि भाई हमारे इंडिया में आईसीआईसीआई बैंक दिवालिया होने वाली है। ठीक है, लोगों ने क्या किया, फटाफट लोग बैंक पहुंच गए और बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिया। बैंक के चेयरमैन थे उस जमाने में केवी कामत। अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़े बैंकर है, सरकार ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी है। तो केवी कामत ने कहा कि भाई कोई कस्टमर खाली हाथ न जाए, जिसको पैसा वापस चाहिए दे दो। लोगों ने क्या किया, फटाफट बैंक से पैसे निकाले, ठीक है, और अगले दिन फिर निकाले। ठीक है, लेकिन अगले दिन आते आते लोगों को लगा कि यार बैंक के पास लगता पैसा तो है, हम तो बेवकूफ बन गए। ठीक है, फिर लोगों ने बैंक में पैसा जमा करना शुरू कर दिया कि भाई बैंक की स्थिति सही है। अब जरा सोचो कि आईसीआईसी बैंक उस दिन दिवालिया होने से कैसे बच गया। यह लेटेस्ट 2010 की घटना है। ठीक है, तो जरा सोचो आप कि वो बच इसलिए गया कि भाई 4% सीआरआर का तो आरबीआई के पास रखा था, 18% खुद के पास एसएलआर का रखा था। इसी पैसे का प्रयोग करके जो कस्टमर आए उनको दे दिया और अपना काम चला लिया। तो जाहिर सी बात है कि सीआरआर एसएलआर बैंकों के पास इसलिए रखा, बैंकों से इसलिए रखवाया जाता है ताकि कोई बुरी कंडीशन आए तो बच सके। और हमारे इंडिया में तो और भी ज्यादा डरे हुए लोग हैं। जब मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी, अचानक मैं एक दिन क्लास लेके आया, अभी घर पहुंच ही रहा था, देखा एक जनरल स्टोर में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। ठीक है, तो मैं गया दुकान पे, गया, पूछा कि भाई भीड़ किस बात की लगी है। तो लोगों ने कहा कि भाई कल से नमक की कीमत 200 रुपए केजी होने वाला, तो 10 पैकेट नमक खरीद रहे। ठीक है, और नमक किस रेट पे खरीद रहे थे, 70-80 रुपए के एक पैकेट को। ठीक है, दुकानदार ने कहा आप भी 2-4 पैकेट रख लीजिए। मैंने कहा नहीं भाई, एक पैकेट दे दो, और नहीं भी दोगे तो घर पे नमक पड़ा हुआ है। भाई नमक के रेट जरा सोचो कि लोग कितने डरे हुए हैं। नमक का रेट अगर बढ़ भी जाएगा तो सरकार 2-4 दिन में मैनेज कर लेगी। ठीक है, 2-4 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, कोई कितना बड़ा संकट आ जाए। लेकिन लोग डर के मारे रेट बढ़ा देंगे कि पता नहीं कल क्या हो। ठीक है, इसी कल के वजह से सारी समस्या आने वाली है। ठीक है, तो सीआरआर एसएलआर इसलिए बैंकों का रखवाया जाता है कि कोई ऐसा संकट आ जाए तो बैंक इस पैसे का प्रयोग करके संकट से बच सके। अब जरा देखो, इससे बच्चे क्वेश्चन में पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपसे लगातार हर एग्जाम में, सीजीएल में पूछा गया, सीडीएस में और यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बैंक रन हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में एक ही होता है, क्या होता है? तो बैंक रन की स्थिति ऐसी होती है कि अचानक कोई ऐसी बुरी कंडीशन आ जाए, संकट आ जाए कि लोग बैंक से अपना पैसा निकालना शुरू कर दे और सारा पैसा निकाल ले। बैंक दिवालिया नहीं है तो भी हो जाएगा। जैसे जब दुनिया में मंदी आई थी 1930 की, तो 1931-32 में जर्मनी में एक ऐसा ही संकट आया था। लोगों ने क्या किया कि बैंक से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, कि जर्मनी के सारे बैंक दिवालिया होने वाले, और लोगों ने सारा पैसा निकाल लिया। जर्मनी के बैंक सच में दिवालिया हो गए, 2-3 हजार बैंक एक दिन में दिवालिया हो गए। तो क्वेश्चन, हमारे इंडिया में ऐसी बैंक रन की स्थिति ना आ जाए,
इसीलिए सीआरआर एसएलआर का पैसा रखवाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए बैंक रन की स्थिति क्या होती है, तो बैंक रन की स्थिति होती है कि ऐसी स्थिति जब लोग अचानक बैंक से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति बैंक रन की कहलाती है। क्वेश्चन ये आ जाए कि इसके पहले बैंक रन की स्थिति कब आई थी, तो 1931-32 में बैंक रन की स्थिति आ चुकी है। ठीक है, अब जरा देखो आप, हम अगले पॉइंट पे आते हैं, लेकिन अगले पॉइंट पे आने से पहले हम जरा वापस चलेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ लिया। मैंने बताया था मौद्रिक नीति क्यों बनाते हैं, तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, इन्फ्लेशन को या महंगाई को कंट्रोल करना। फिर आपसे पूछा गया बैंक दर क्या है, मान लो मैं आरबीआई हूं, आप सब बैंक हो, तो आरबीआई बैंकों को जिस दर पे दीर्घकाल का ऋण देता है वो बैंक दर है। रेपो दर क्या है, आरबीआई आपको जिस दर पे अल्पकाल का ऋण देता है वो रेपो दर है। रिवर्स रेपो दर, आरबीआई जिस दर पे खुद लोन लेता है बैंकों से वो क्या है, रिवर्स रेपो दर। सीआरआर, जो पैसा बैंक आरबीआई के पास गिरवी रखते हैं वो क्या है, सीआरआर, और जो खुद के पास रखते हैं वो कहलाता है एसएलआर। अब जरा देखो, हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने बताया आपसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने बनाई जाती, हर 2 महीने पे इसको रिव्यू किया जाता है, क्योंकि महंगाई का खतरा ज्यादा है। सरकार महंगाई कैसे कंट्रोल करती है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं बच्चे, ये बड़ी गहन सी बात है, इसको ध्यान से समझना। मान लो कि रेपो दर, रेपो रेट अभी प्रेजेंट टाइम में है 4%, ये दर ठीक है। देखो इसका प्रयोग कैसा होता है, मान लो कि ये आरबीआई है, मैं बैंक हूं, आप कस्टमर हो। आरबीआई ने मुझे लोन दिया 4% पे, तो मैं आपको 3-4% ज्यादा पे दूंगा 7% पे। ठीक है, आरबीआई ने बैंक को दिया 4 पे, तो मैं आपको दूंगा 7 या 8% पे, 7% मान लेते हैं। ठीक ठाक कंडीशन है, जिसको जितना पैसा चाहिए वो ले रहा है, मार्केट में पैसा ठीक ठाक। आरबीआई चाहती है कि पैसा और बढ़ जाए, तो वो क्या करेगी, रेपो दर को कर देगी 3%। जब यहां पे आरबीआई मुझे 4 पे दे रही थी, तो मैं आपको दे रहा था 7 पे। तो ऐसी कंडीशन में आपको ठीक ठाक कंडीशन में आपको घर खरीदना है, कार खरीदना, आप खरीद रहे तो आरबीआई कहती भाई मार्केट में पैसा और बढ़ा दो। अब आरबीआई बैंक को पैसा दे रही मुझे 3 पे, तो मैं दूंगा आपको 6 पे। तो क्या हो गया, ब्याज दर कम हो गया। अब जितना लोग घर बना रहे थे, कार खरीद रहे थे, और बनाएंगे। इसी को बोलते हैं सस्ती मुद्रा नीति। सस्ती मुद्रा नीति, इंग्लिश से बोलेंगे चिप मनी पॉलिसी, कि ऐसी कंडीशन जब आरबीआई ब्याज दर को कम कर देती है, तो इससे पैसा मार्केट में बढ़ जाएगा। जिसको लोन सस्ता हो गया, लोग घर खरीदना है, कार खरीदना, लोग फटाफट खरीदेंगे, तो इसको बोलेंगे सस्ती मुद्रा। लेकिन अचानक अगर आरबीआई को लग जाए कि भाई मार्केट में पैसा जाने नहीं देना है, अब आरबीआई ने ब्याज दर को कर दिया, रेपो दर को 5%, आरबीआई ने इसको कर दिया 5%। अब आरबीआई मुझे दे रही है 5 पे, तो मैं दूंगा आपको 8 पे। ब्याज महंगा हो गया, लोगों ने कहा भैया रे अभी कंडीशन बड़ी बुरी है, कार खरीदना है, घर खरीदना अभी नहीं, बाद में खरीदेंगे, लोन महंगा हो गया। तो इसको बोलते हैं डियर मनी या महंगी मुद्रा। बच्चे इसको तो इंग्लिश में ही ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपको हमेशा ये इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो अगर बाजार में पैसा बढ़ाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, सस्ती मुद्रा का, चिप मनी का। बाजार में पैसा कम करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डियर मनी का, महंगी मुद्रा का। ठीक है, क्लियर। इसी के माध्यम से आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करती रहती है। क्लियर है सबको? तो जल्दी बता दो, अगर मान लेते हैं डियर मनी का ऑप्शन ए है और सस्ती मुद्रा का ऑप्शन बी है, और मैंने कह दिया सरकार को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना है, तो किसका पूरा पूरा प्रयोग करेगी, ए या बी? जल्दी ऑप्शन दो आंसर, बच्चे जल्दी, बिना रुके हुए। अगर सरकार को इन्फ्लेशन या महंगाई को कंट्रोल करना है तो डियर मनी का ऑप्शन है ए, चिप मनी सस्ती मुद्रा का ऑप्शन है बी। किसका प्रयोग करेगी? बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया बेटे, जल्दी जल्दी जल्दी। राहुल, कमल, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया।
बहुत बढ़िया। चलो अब जरा एक पॉइंट को और देख लेते हैं। देखो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि सरकार रेपो के माध्यम से मार्केट में महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाती। देखो कंडीशन क्या है, हमारे इंडिया में थोड़ा पहले का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देखो कि जिसके भी फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिसके भी फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको पता होगा कि 2008 में इंडिया में 6 पे कमीशन आया था, 6वां वेतन आयोग आया था। जरा सोचो कि 6वां वेतन आयोग एक्चुअल में 2008 में लागू किया गया लेकिन इसकी काउंटिंग की गई 2006 से। अब जिसके फादर गवर्नमेंट जॉब में है, चलो आज आपको एक सीख भी दे दूंगा, जिसके फादर गवर्नमेंट जॉब में है, जरा सोचो आप कि 2 साल पहले से गणना हुई तो 2008-9 में सबके खाते में 2 साल का जुड़ा हुआ एरियर का पैसा, अब सबके खाते में 2 लाख 2.5 लाख रुपए आए। ठीक है, अचानक से बाबूजी घर में आते हैं और बोलते हैं कि भाई आज 2.5 लाख रुपए खाते में आ गए। एकदम दीपावली सा माहौल बन गया कि भाई आज 2.5 लाख आए। किसी ने पैसे बचाए नहीं, किसी ने कार खरीदी, किसी ने घर को रिनोवेट कराया, सबने पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, तो कितना पैसा, जरा सोचो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया में लगभग 2 करोड़ के आसपास है या उससे ज्यादा है थोड़े, लगभग करोड़ों रुपए एक झटके में 1 महीने के अंदर मार्केट में फ्लो कर गए। अब ये रेपो की बस की बात नहीं कि इतने महंगाई को कंट्रोल करे। दूसरा देखो कि अभी गवर्नमेंट वैकेंसी, थोड़ी बीजेपी गवर्नमेंट वैकेंसी कम निकाल रही है, नहीं तो आने वाले 5 साल 10 साल तक वैकेंसी की भरमार होनी चाहिए, बहुत वैकेंसी रहेगी। ठीक है, तो नौकरी की टेंशन ज्यादा लेना नहीं। ठीक है, बस जम के पढ़ लो। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी की पूरी एक जनरेशन रिटायरमेंट के कागार पे। अब जरा सोचो कि किसी के फादर रिटायर होने वाले, भाई अगर आप में से कोई मां बाप का इकलौता बच्चा है और मुखर्जी नगर या बाकी कहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो जरा ध्यान रखना, बाबूजी पे नजर रखना। जो ही रिटायर करेंगे पीएफ का पैसा किसी भी पोस्ट पे हो, बेटा 50 लाख से कम का तो हिसाब नहीं बनता। ठीक है, जो पीएफ का पैसा किसी को मिलेगा 45, 40, 50 से नीचे तो सवाल ही नहीं। ठीक है, एक मुश्त पैसे मिलेंगे। ठीक है, जरा सोचो आप। इसलिए घर में देखो भाई, जिसके घर में 2-3 भाई हैं, ठीक है, आप मालूम चला यहां मुखर्जी नगर बैठ के तैयारी करते रहेगा, घर में पैसे का हिसाब हो गया। वैसे भी हमारे पेरेंट्स बड़े डरे हुए लोग होते। ठीक है, डर उनको इतना लगता है कि शुरू में ही माहौल बनाने लगते हैं कि भाई तुम्हारे पढ़ाई में तो पीएफ निकाल लिया था, जरूरत ही निकाल लिया था, पैसे तो कुछ है ही नहीं। विश्वास मत करना। ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन होती जीपीएफ और पीपीएफ की, एक में से थोड़ा निकाल सकते, एक को छू भी नहीं सकते। तो पैसा तो बेटा मिलेगा। यह मत सोचना आपके घर में आग लगा रहा हूं, बस नजर रखे रहना कि पता चला तैयारी करते रहेगा, घर में 50 लाख का हिस्सा रहना हो गया, पता ही नहीं चला आपको। फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ा दी, घर में देखो 50 लाख का हिसाब होगा, आपने नहीं बताया। तो आज बता देता हूं। अब जरा देखो कि किसी को भी 50 लाख मिले पीएफ के पैसे, हमारे इंडिया में बेटे गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर देखो ईमानदारी से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भाई, 60,000 की सैलरी है, ठीक है, अगर भ्रष्ट नहीं है तो। ठीक है बेटा, 60,000 70,000 की सैलरी, मैं कह रहा हूं 80,000 की सैलरी, उसमें पूरे जीवन होगा क्या? ठीक है, तो एक आदमी को रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं, उसका पहला ख्वाब होता है घर बनाना, उसी पैसे से, पीएफ के पैसे से घर बनाता है। दूसरा ख्वाब होता है बिटिया की शादी करना है। ठीक है, तो जो ही 50 लाख मिलते हैं उसमें से आधे से ज्यादा पैसा इन्हीं सारी चीजों में खर्च हो जाता है। देखो गवर्नमेंट ऑफिसर चाहे आप आईएएस बन जाओ, ठीक है, अगर भ्रष्ट नहीं बेटे पैसे नहीं कमा सकते। और ईमानदारी से फिर यही होगा, पीएफ के पैसे का इंतजार करना, ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे। ठीक है, मेरे फादर भी पुलिस में थे, मेरी वाइफ भी यहां यही इसी शहर में ही पीसीएस ऑफिसर है, लेकिन बेटा ईमानदारी से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन फिर आप ईमानदार बने ना भाई, पीएफ मिलेगा, घर बनेगा, पक्का घर बनेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन मैंने क्या बता दिया, 2008 में सबके पे कमीशन को 2 साल का पैसा जोड़ के मिला। फिर लोग रिटायर कर रहे हैं, मान लेते हैं इंडिया में हर साल लाखों लोग रिटायर कर रहे हैं, और एक एक आदमी को 50 लाख रुपए दिए गए, करोड़ों रुपए तो ये आ गए, शायद उससे ज्यादा अरबों रुपए। अब मार्केट में इतना पैसा आ गया, लोगों ने बचाया नहीं। किसी को क्या करना है, बेटी की शादी करना, किसी को घर बनाना, उसका आधा पैसा खर्च कर दिया।
अब महंगाई रेपो दर की बात नहीं कंट्रोल करना, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है। ठीक है, अब ये बॉन्ड क्या होता है, देखो बॉन्ड सरकार का, बॉन्ड को ही बोलते हैं बेटे प्रतिभूति, बॉन्ड को बोलेंगे प्रतिभूति। बॉन्ड देखो दो तरीके के होते हैं, सरकार अपना पैसा जो खर्च चलाती है बॉन्ड से चलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हो, आपके शहर में एक ट्रेजरी ऑफिस होगा, हर शहर में, तो सरकार का पैसा क्या होता है, ट्रेजरी ऑफिस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, मान लेते हैं कि सरकार ने देखा कि भाई आप एक जिले में पोस्टेड हो, और आप सभी सेलेक्ट हो, भाई जो लोग देख रहे हैं सबको मेरी दिल से दुआ, सब सेलेक्ट हो, आप एक जिले में पोस्टेड हो, हर महीने हर आदमी को 50,000 की सैलरी जानी, तो उस शहर में करोड़ों रुपए की सैलरी जाएगी। अब सरकार हर महीने कहां से करोड़ों रुपए लेके आए, तो सरकार क्या करती है, एक पेपर जारी करती है, यह सरकारी पेपर है। ठीक है, इस पेपर की कीमत मान लो है 10,000 रुपए, तो जिस शहर में 2 करोड़ रुपए की सैलरी जानी, तो सरकार 2 करोड़ रुपए का ऐसा पेपर उस शहर में ट्रेजरी ऑफिस में भेजती है। और जिस दिन आपकी सैलरी जानी होती है, ट्रेजरी ऑफिसर, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, ऑफिसर का मतलब खजांची, खजांची इस पेपर को देता है बैंक में, और बैंक आपके खाते में सैलरी दे देती है। और साल के अंत में जब सरकार का बजट बनता है, तो बैंक वाले ये पेपर सरकार को दे देते हैं, और सरकार विद इंटरेस्ट पैसा बैंकों को दे देती है। लेकिन ये पेपर होता 1 साल से कम अवधि का। तो अगर बॉन्ड दो तरीके के होंगे, अगर 1 साल से कम अवधि का होगा, 1 साल से कम का होगा, तो कहलाएगा ट्रेजरी बिल। 1 साल से कम अवधि का होगा तो कहलाएगा ट्रेजरी बिल। और अगर 1 साल से ज्यादा, ठीक है, सॉरी, यह हो जाएगा 1 साल से कम 384 डेज का, ठीक है, 364। और अगर 365 दिन से ज्यादा का है, मतलब 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का, तो कहलाता है बॉन्ड। तो सरकार ने क्या देखा कि भाई मार्केट में अरबों रुपया चला गया, एक तो हमने पे कमीशन लाया उसकी वजह से, और दूसरा जरा देखो आपके लोग रिटायर हो रहे हैं उनके पीएफ की वजह से। तो सरकार देखती है कि भाई मार्केट में 5 अरब रुपए एक्स्ट्रा है, तो 5 अरब रुपए के बॉन्ड जारी करती है, जैसे किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र। तो सरकार ने यह पेपर जारी कर दिया और बोल दिया कि भाई जो इस पेपर को खरीदेगा आपको 7 से 8% का गारंटी शुदा ब्याज मिलता है। लोगों का भरोसा इतना ज्यादा होता है कि आते ही बिक जाता है। जैसे आज शाम को, अभी कुछ देर बाद आप पापा के पास जाते हो, बाबूजी से बोलते हो कि पापा शेयर मार्केट में पैसा लगाना, बाबूजी बोलेंगे बेटा पढ़ना मत, मेरे पैसे पे नजर डालना, शेयर मार्केट में डुबाओगे तुम। लेकिन अगर कह दिया कि पापा बैंक में आया है, इंदिरा विकास पत्र खरीद लीजिए, तो उनको लगेगा कि आज बेटा पढ़ रहा है। ठीक है, इसको पता चल गया इंदिरा विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होता है। तो एक पेपर जारी करती है सरकार और कहती 8% का ब्याज मिलेगा। पेपर गया बाजार में, और बाजार में 5 अरब का पेपर गया, 5 अरब रुपए सरकार के पास। एक झटके में महंगाई कंट्रोल। और इस बाजार को हम क्या बोलते हैं, जो आपने देखा, इसको हम बोलेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। यह क्या होता है, इसके तहत आरबीआई सरकारी बॉन्ड की बिक्री करती है और खरीद करती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत बॉन्ड की सेल की जाती है और दीर्घकालीन महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। तो क्वेश्चन बच्चे आपसे हमेशा यही पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा बाजार है जहां पे सरकार बॉन्ड जारी करके जनता के लिए पैसे जमा करवाती है। तो इसको बोलेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, और प्योर हिंदी में इसको बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया, खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो हिंदी में बोलेंगे खुले बाजार क्रिया। ये होता क्या है, जहां सरकार बॉन्ड की खरीद बिक्री करती है। अब इसी को बोलते हैं गिल्ड एज मार्केट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको बोलते हैं गिल्ड एज बाजार। गिल्ड एज बाजार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
पूछा यह जाता है कि गिल्डेज बाजार क्या है? कटे फटे नोटों का बाजार, सरकारी बॉन्ड का बाजार, पुराने बर्तनों का बाजार, या सोना चांदी का बाजार? तो आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी बॉन्ड का बाजार। ठीक है, क्लियर सबको? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को बोलेंगे खुले बाजार क्रिया या गिल्डेज बाजार, और यह क्या होता है? सरकारी बॉन्ड का बाजार होता है। इसके माध्यम से आरबीआई दीर्घकालीन महंगाई पर नियंत्रण करती है। दीर्घकालीन महंगाई, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन पे नियंत्रण करती है। क्लियर सबको बच्चे? अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। वो पॉइंट क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं सीमांत सुविधा दर। ये हर एग्जाम में यही पूछा गया कि सीमांत सुविधा दर क्या होती है और किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत सुविधा दर। ठीक है, पहले तो ये जान लो इसको ओवरनाइट रेट कहते हैं। आपसे पूछा जाता आरबीआई की कौन सी दर होती है जिसको एक रात की दर बोलते हैं, ओवरनाइट रेट बोलते हैं, तो वो बोलेंगे एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को। इसको बोलेंगे एमएसएफ को या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को, सीमांत सुविधा दर। अब जरा देखो आप कि इसकी शुरुआत की गई 2011-12 में, और इसे एक रात की दर बोलते हैं क्योंकि ये 1 से लेकर 14 दिन का होगा। ठीक है, मिनिमम 1 दिन, अधिकतम 14 दिन का। ठीक है, तो ओवरनाइट रेट का मतलब क्या हो गया? ये 1 से लेकर 14 दिन का होता है। 2011-12 में शुरुआत किया गया। अब इसको शुरू क्या किया, क्यों किया गया? मान लो आरबीआई कहती भाई किसी भी वजह से अगर आपके पास सीआरआर और एसएलआर का पैसा कम पड़ जाए। क्यों कम पड़ेगा? आपके पास अचानक कोई कस्टमर आ गया, उसने एट ए टाइम कहा कि भाई 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। अब नहीं दोगे तो कस्टमर भाग जाएगा। तो आपने क्या किया? सीआरआर या एसएलआर का पैसा निकाल के कस्टमर को दे दिया। अब जब शाम को सीआरआर एसएलआर को मेंटेन करना हुआ तो आरबीआई से सिर्फ इस बात के लिए कि सीआरआर एसएलआर की जरूरत पूरा करना है, आपने ले लिया ऋण, और यह क्या कहलाएगा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो पूछा जाए कि कितने दिन के लिए होगा, तो 1 से 14 दिन का, और इसको क्या बोलते हैं? ओवरनाइट रेट। और किस बात के लिए मिलेगा? किसी भी वजह से अगर आरबीआई के पास सीआरआर एसएलआर कम पड़ गया तो सीआरआर एसएलआर की जरूरतों के लिए आरबीआई बैंकों को उधार देती है। इसी को बोलते हैं सीमांत सुविधा दर। बच्चों अगर इधर के पॉइंट सारे क्लियर हो गए तो 1 सेकंड में जवाब दे दो, सर सब कुछ क्लियर है।